शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अनाथ बच्चों को सपोर्ट देने, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, जो कि कोरोना के चलते चलते प्रभावित हुए थे। मतलब जिनके माता पिता की डेथ हो गई या फिर किसी कमाने वाले की डेथ हो गई है या जिसने उनको गोद लिया था उनकी डेथ हो गई है, तो उन बच्चों को सपोर्ट देने के लिए स्कीम सरकार ने कोरोना के दौरान लाई थी। इसमें बताया जा रहा है कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोरोना के दौरान, सरकार उनकी सहायता करेगी। ठीक है, उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, कब? जब वो 18 साल के हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब वो 23 साल के हो जाएंगे तब उनको 10 लाख रुपए मिलने वाला है। इसके अलावा सरकार फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करेगी। चिल्ड्रन विल बी असिस्टेड टू गेट एन एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, बच्चे हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा पीएम केयर्स विल पे इंटरेस्ट ऑन द लोन, और जो पीएम केयर्स फंड है वहाँ से उनका क्या पेड किया जाएगा? लोन पेड किया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है जो बच्चे हैं वो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पाएंगे 5 लाख रुपए तक का, आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत 18 साल तक की उम्र तक। इसके अलावा एंड प्रीमियम विल बी पेड बाय पीएम केयर्स, और वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा? वो प्रीमियम का पैसा सरकार भरेगी पीएम केयर्स का, मतलब वो जो 10 लाख रुपए है उसमें से। चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड वी विल डू एवरीथिंग टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ठीक है, अब न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री 30 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को वो कंटिन्यू रखेंगे। प्रधानमंत्री ने 29 मई 2021 को कोरोना महामारी की वजह से, ठीक है, 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को या फिर जिन्होंने बच्चों को गोद लिया था उनको, ठीक है, या फिर जीवित माता पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता करने के उद्देश्य से ये स्कीम लागू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने उनके रहने और खाने की व्यवस्था की। इसके अलावा उनको शिक्षा, छात्रवृत्ति देना, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत किया गया। अब वे आत्मनिर्भर बन जाएं, इसके लिए 23 साल की आयु होने पर उनको 10 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ वो ले पाएंगे। ये वेबसाइट है, यहाँ पर बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, pmcaresforchildren.in। ठीक है, नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये वेबसाइट एक सिंगल विंडो का काम करती है जो बच्चों के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया और सभी प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करेगी। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आधार कार्ड से लेकर के। अभी हाल ही में आधार कार्ड चर्चा में रहा है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी देखते हैं। आधार कार्ड का इतिहास काफ़ी पीछे है, 2009 की बात है। 28 जनवरी 2009 प्लानिंग कमीशन योजना आयोग ने स्पेशल नंबर वाले आईडी को बनाने के लिए UIDAI के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था। मतलब कि एक स्पेशल नंबर वाली आईडी लोगों को हमें हमारी जनता को देना है, इसके लिए एक UIDAI का गठन किया गया। ठीक है, 2009 में। फिर इंफोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी को इसका चेयरमैन बनाया गया था। कौन थे इसके चेयरमैन? नंदन नीलेकणी। फिर सितंबर 2010 में सरकार ने प्रैक्टिकल के तौर पर महाराष्ट्र के कुछ गांवों में आधार योजना को लॉन्च किया था। दिसंबर में गवर्नमेंट ने नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2010 संसद में पेश करा था। इसके बाद विधेयक पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसे वित्तीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था।
फिर 2011 तक 10 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड बनवाए थे। 2011 दिसंबर में स्टैंडिंग कमेटी ने अपने विचार संसद में पेश किया। ठीक है, इसमें UIDAI बिल पर क्वेश्चन किए गए। ठीक है, कमेटी ने क्वेश्चन करा था कि इस स्कीम के तहत लोगों की निजता और संवेदनशील जानकारी का ख्याल कैसे करके रखोगे, प्राइवेसी का। ठीक है, पता चला आधार कार्ड से किसी ने पैसे उड़ा दिया। 7 फरवरी 2012 को UIDAI ने आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन चालू कर दिया था। इसके बाद 26 नवंबर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आधार से लिंक खातों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम चालू करी थी। 30 नवंबर 2012 को कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज KS पुट्टास्वामी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर करी। ठीक, और कई लोग भी थे इसके खिलाफ में। जज KS पुट्टास्वामी ने कोर्ट में क्या कहा, आधार के लिए बायोमेट्रिक डेटा लेना लोगों की निजता का हनन है। फिर 1 जनवरी 2013 को आधार स्कीम देश के 51 जिलों में लागू हुई। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कुछ विभागों ने आधार को अनिवार्य करने वाले सर्कुलर जारी कर दिए हैं। इसके बावजूद आधार कार्ड नहीं बनवाने वाले लोगों को इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अनिवार्य कर रहे हो, लेकिन जो नहीं बनवाएगा उसको आप सुविधा से वंचित नहीं कर सकते। 9 अक्टूबर को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की शुरुआत भी कर दी। फिर मार्च 2014 में UIDAI के चेयरमैन नीलेकणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नई गवर्नमेंट बनने के बाद जून 2014 में IT डिपार्टमेंट ने आधार प्रोजेक्ट पर फीडबैक लेने के लिए राज्यों के सचिव की बैठक बुलाई। इसके बाद 5 जुलाई को घोषणा कर दी जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट है कंटिन्यू रहेगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो 24 मार्च को सुनवाई में ये कहा कि आधार नंबर न होने की सूरत में किसी व्यक्ति को किसी सुविधा से आप वंचित नहीं रख सकते हो। आधार अनिवार्य नहीं है, ये बताने के लिए सरकारी विभाग अपने फॉर्म्स और सर्कुलेशन में संशोधन करेंगे। इसके बाद 2015 में गवर्नमेंट ने आधार से लिंक डिजी लॉकर सर्विस चालू करा था। इस सर्विस के अंतर्गत लोग अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और उसकी कॉपी इस ऐप में सेव कर देते हैं। 16 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 23 सितंबर 2013 को दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन करेंगी। फिर 11 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, आधार की अनिवार्यता को सिर्फ LPG और राशन सब्सिडी तक ठीक है, इसके आगे आप मत बढ़ाओ। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट रेडियो, TV और प्रिंट मीडियम बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करें कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो पाया। और इधर उल्टा सरकार क्या काम करने में लगी थी, सरकार इधर बिल पेश करने में लगी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि बात को काटना है तो किसी कानून बना करके ही काट सकते हैं। 3 मार्च को सरकार ने आधार बिल को धन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश कर दिया, और फिर यदि एक बार धन विधेयक यहाँ पर पास हो गया तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकते हैं। 11 मार्च को लोकसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। 10 मई को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बिल को वित्त विधेयक के रूप में पास करने की चुनौती देते हुए कोर्ट गए थे। ठीक है, और 14 सितंबर को कोर्ट ने छात्रवृत्ति के लिए आधार कार्ड को बनवाना अनिवार्य यदि कर रहे हो तो ये गलत है, ऐसा बोला था। फिर 5 जनवरी को कोर्ट ने कह दिया, डेटा जमा करने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को आप नहीं दे सकते। 15 दिसंबर को आधार की डेडलाइन को 31 मार्च 2018 कर दिया। ठीक है, 2017 में गवर्नमेंट ने आयकर अधिनियम में एक नया सेक्शन 139AA शामिल किया था, और पैन कार्ड के साथ साथ आयकर रिटर्न यदि आपको भरना है तो आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। और इसमें बताया जाता है कि 17 जनवरी को 5 जजों की बेंच ने सुनवाई करी थी। ठीक है, और रिजल्ट ये आया कि नीट और जो अन्य एग्ज़ाम है वहाँ पर आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। 10 मई 2018 को
अपने फैसले को इसने सुरक्षित रख लिया था, इसको फिर 26 सितंबर को सुनाया था। ये देख लिए हमने आधार कार्ड की पूरी हिस्ट्री। ठीक है, न्यूज़ हम देखते हैं मास्क्ड आधार। ठीक है, मान के चलो आपका इतना लंबा ये आधार कार्ड है। ठीक है, इसके शुरू के जो 8 डिजिट हैं इनमें आप मास्क लगा दीजिए, मतलब इनको आप XX के रूप में रख दीजिए और बाकी के जो 4 अंक है वो बस शो होंगे आपके। इस आधार को हम कहेंगे मास्क्ड आधार। तो एन आधार नंबर कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। मास्किंग एन आधार नंबर, इसका मतलब है रिप्लेसिंग द फर्स्ट 8 डिजिट। इसका मतलब ये है हमने शुरू के 8 डिजिट को रिप्लेस कर दिया है। वाइल ओनली द लास्ट 4 डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर आर विजिबल, जिसमें से हमारे लास्ट के जो 4 डिजिट हैं ये बस विजिबल होने वाले हैं। इस आधार कार्ड को हम कैसे करके डाउनलोड कर सकते हैं? हमें जाना है, ये लिंक दिया गया है https://eaadhar.uidai.government.in। ठीक है, जेनरिक डाउनलोड आधार, इस लिंक पर जाना है। दूसरी बात, टाइप योर आधार कार्ड नंबर एंड इंटर द कैपेज। आधार कार्ड डालिए, फिर जो पिक्चर में जो ABCD लिखाना है उसको डालिए। तीसरे नंबर पर देयर विल बी एन ऑप्शन डू यू वांट टू मास्क आधार, पूछ रहा है आपसे, यस और नो करना है। इसके बाद OTP डालना है। 5वें नंबर पर वेरीफाई हो जाएगा और डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मास्क्ड आधार कार्ड को। मतलब अब आपको जो नया आधार कार्ड मिलेगा ना, उसका मिसयूज़ ना हो करके सरकार क्या काम कर रही है, शुरू के 8 डिजिट को गायब कर दे रही है, 4 डिजिट बस उसमें दिखाई देंगे। 2 days after issuing an advisory cautioning people against sharing a photocopy of their आधार कार्ड। ठीक है, कुछ दिन पहले सरकार ने मना कर दिया था कि आप अपनी फ़ोटोकॉपी को ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत करिए आधार कार्ड की। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑन संडे विथड्रू द नोटिफिकेशन, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है, क्लेमिंग इट कुड बी मिस इंटरप्रिटेटेड। ठीक है, और सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा मिस प्रिंट, मतलब किसी बात का गलत अर्थ लगाना। लोगों ने इसका गलत अर्थ लगा लिया था, इसलिए हम इस नोटिफिकेशन को वापस ले रहे हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देख रहे हैं IPL से रिलेटेड, ये पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, इस बार का जो फाइनल मैच था IPL का वो गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया था। इसमें गुजरात ने मैच को जीत लिया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है 2 साल के बाद ट्रेन की जो सर्विस है उसको फिर से चालू कर दिया गया है। 2 ट्रेनों के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। एक है बंधन एक्सप्रेस। इंडिया एंड बांग्लादेश रिज्यूम ऑन संडे आफ्टर एन ओवर 2 year गैप ड्यू टू कोरोना with the flagging of the Bandhan Express from Kolkata station on way to खुलना, कलकत्ता से खुलना in the neighboring country in ईस्टर्न रेलवे ऑफिसल का कहना है। खुलना से, कलकत्ता से कहाँ खुलना ये ट्रेन जाती, बंधन एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया। एक है मैत्री एक्सप्रेस, इज़ आल्सो शेड्यूल्ड टू रिज्यूम सर्विस बिटवीन कलकत्ता से ढाका on Sunday and will travel to the Bangladesh capital on Monday morning on the first journey from here since मार्च 2020। 2 ट्रेनें चलती हैं बांग्लादेश के लिए, एक है बंधन एक्सप्रेस और दूसरी है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, तो मैत्री है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है कोलकाता से ढाका, और जो बंधन एक्सप्रेस है वो कलकत्ता स्टेशन से खुलना स्टेशन तक जाती है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, आरक्षण से रिलेटेड हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और चर्चा में ये कंटिन्यू बना रहता है। रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन होता है, किनके खिलाफ, किनके लिए? उन जाति, लिंग, वर्ग या समुदाय के लोग जो कुछ कारणों से समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए और
पिछड़े। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र शासित प्रदेशों को ये खास पावर देता है, अधिकार देता है कि कुछ खास वर्ग या समुदाय के लोगों के लिए एंट्री, नियुक्ति, प्रोन्नति, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पद में उन्नति, एवं संसद और विधानसभा में कोटा या आरक्षित सीट का निर्धारण वो कर सकते हैं। जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था। आर्टिकल 14 समता का अधिकार को देखें तो उसमें 2 टर्म आता है। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता होना चाहिए। दूसरा, जितने भी कानून हैं उसका समान संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? ये कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, कानून के सामने सब समान हैं। इस सिद्धांत में ये खामी है कि ये गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, संसाधन विहीन, संसाधन युक्त आदि को पहले से ही एक समान मान लिया है और किसी के पक्ष में कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं कर रहा है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण है। सही मायने में कहा जाए तो समानता लाने के लिए किसी के पक्ष में कुछ करने से ये संबंधित है, क्योंकि ये सब जानते हैं हम जिस समाज में रहते हैं वो उसमें भिन्नता है। ठीक है, उस असमानता में समानता स्थापित करने के लिए क्या जरूरी है? दलित, शोषित, अशिक्षित, पिछड़े वर्ग के पक्ष में हम कुछ करें, उनको आगे लाने के लिए, उनको बराबर लाने के लिए। तो इन्हीं लोगों के पक्ष में कुछ विशेष करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सकारात्मक एक्शन कहलाते हैं और आरक्षण इसी सकारात्मक कार्यवाही का एक हिस्सा होता है। आरक्षण की बात करें तो किन लोगों, वर्गों या फिर समुदायों को आरक्षण दिया जाता है? तो संविधान कहता है आर्टिकल 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। आज के टाइम में SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। 2019 में जनरल कैटेगरी के लोगों को ये लाभ की व्यवस्था जारी की गई थी। ठीक है, उनको 10% आरक्षण दिया जाता है। इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। इसके अलावा महिलाएं, दिव्यांगजन, इसके अलावा जो थर्ड जेंडर होते हैं, इनको यदि रिजर्वेशन दिया जाता तो इनको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी समझ लिए हैं। SC, ST के आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान ने शुरू में ही कर दी थी, जबकि OBC की जो व्यवस्था थी वो 1992 में मंडल आयोग की सिफारिशों को मान लेने के बाद मिली है और EWS को 2019 में 103वें नंबर का संविधान संशोधन पारित किया गया था। तब से जनरल कैटेगरी को आरक्षण मिला है। ठीक है, रिजर्वेशन को लेकर के कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं दायर की हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय भी सुनाए हैं। जैसे कि एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया था कि देखिए, जो रिजर्वेशन होता है वो फंडामेंटल राइट नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, ना तो वो रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए और ना ही किसी भी भर्ती के लिए। आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है, लेकिन फिर भी ये प्रावधान किया गया है कि कुछ सर्कमस्टांस में जब तक अनिवार्य नहीं हो जाता तब तक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये जजमेंट आया था मुकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर 2020 का। फिर भी इस प्रकार का जो प्रोनाउंसमेंट हुआ था, ये जो बात कही गई थी, वो इस बात पर अंडर स्टेट या फिर पर्दा नहीं डाल सकता किसको, आर्टिकल 46 को, जो कि अनिवार्य करता है कि स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। समाज के जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन के हिसाब से और इकोनॉमिक, उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखते हुए कुछ स्पेशल केयर उसको करना ही पड़ेगा। पार्टिकुलर बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। तो
In fact, sensitivity of the welfare state toward the weaker section over decade resulted in the gradual expansion of canopy. रिजर्वेशन यदि हम एम्प्लॉयमेंट में बात करें, नौकरी में बात करें तो ठीक है, तो एससी और एसटी इनको एक्सटेंड कर दिया गया है कि इसके अलावा हमें ओबीसी वालों को भी रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। ऐसा कहा था बीपी मंडल ने। एक कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को गठित किया गया था जिसके हेड थे बीपी मंडल। इन्होंने ये सुझाव दिया था। और भी क्या रिकमेंडेशन थे उनके? 1980 का ये मंडल था। इन्होंने कहा था कि 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए आप ओबीसी क्लास वालों को इन सेंट्रल सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर पीएसयू जो कंपनियां, सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी यहाँ पर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है वहाँ पर 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए। ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग 22.5% फॉर एससी एंड एसटी was sought to be implemented by the VP Singh government in 1990 and the same was assailed in the Supreme Court resulting in the historic Indira Sahni judgment। इसके बाद फिर इंदिरा साहनी जजमेंट आता है जिसमें 9 जजों की बेंच ने ये निर्णय दिया था कि 27% का रिजर्वेशन ओबीसी के लिए सही है, लेकिन 50% की सीलिंग यहाँ पर लगा दी थी। रिजर्वेशन जितना देना दे दो, लेकिन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा था इंदिरा साहनी केस में। तो शुरू में क्या किया जाता है कि जो पदोन्नति होती थी, प्रमोशन होता था, उसमें रिजर्वेशन को मना कर दिया गया था। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में ये क्वेश्चन भी उठाए गए थे। तभी से ये मामला विवाद में रहा था। फिर 1995 में संसद ने 77वां संविधान संशोधन पारित करा और जो पदोन्नति में जो आरक्षण था उसको जारी रखा। अब यह स्थिति नागराज और अन्य बनाम भारत सरकार मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले के बाद बदल गई थी। एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए एम नागराज के फैसले में 2006 में 5 जज बैठे थे। ठीक है, संविधान का प्रावधान है आर्टिकल 16(4)A, 16(4)B और आर्टिकल 335, ये सही है। लेकिन एससी एसटी को यदि आप प्रमोशन दे रहे हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये देखना है कि वो कितने पिछड़े हैं। ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व ठीक ठाक है कि नहीं, ये सारे डाटा उनको जुटाना पड़ेगा। फिर नागराज प्रकरण में संविधान पीठ के 2006 के फैसले को फिर से विचार करने के लिए 7 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया गया था। इसके बाद एक जजमेंट आता है जरनैल सिंह बनाम वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 साल पुराने एम नागराज वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट के मामले में दिए गए फैसले को सही ठहराया था कि हमने जो मामले में सुनवाई करे थे वो सही थे। एम नागराज वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पक्ष था देश में रिजर्वेशन को सीमित अर्थ में ही लागू करना, हर किसी को रिजर्वेशन देते नहीं रह जाना, नहीं तो ये जाति प्रथा को समाप्त करने में कभी कारगर साबित नहीं होगा। ठीक है, यदि ऐसा करते रहोगे तो आप कभी भी जाति प्रथा को समाप्त नहीं कर पाओगे। सर्वोच्च न्यायालय की तत्कालीन पीठ का ऐसा मानना है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एससी एसटी को मिलने वाला पूरा लाभ इस वर्ग से संबंधित सिर्फ चुनिंदा सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को ना मिले। मतलब जिनके पास रुपए पैसा है उनको आरक्षण ना मिले। इसीलिए आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आरक्षण का लाभ एससी एसटी वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के मत के उल्टे सरकार का मानना है क्रीमी लेयर की अवधारणा आरक्षण के लाभ से पिछड़े वर्ग को वंचित करने का बड़ा कारण बन सकती है। मतलब
इससे हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाएं, उनको लाभ ना मिल सके। तो क्रीमी लेयर हम उन लोगों को कहेंगे, जैसे यदि हम एससी में आते हैं, एससी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिकली अच्छी पोजीशन में हैं, तो उन लोगों को हम क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डालते हैं। पहली बार ये क्रीमी लेयर वर्ड का यूज़ किया गया था इंदिरा साहनी केस में। इंदिरा साहनी केस में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात को सही ठहराया गया था, ठीक है। और लेकिन साथ में ये भी निर्णय दिया गया था कि ओबीसी के जो क्रीमी लेयर होते हैं या फिर सामाजिक रूप से पावरफुल लोग को हम ओबीसी में शामिल नहीं कर सकते और ना ही हम उनको रिजर्वेशन देंगे। अब जैसे कि 1993 में क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए, 2004 में 2.5 लाख, 2008 में 4.5 लाख, 2013 में बढ़ा करके 6 लाख और 2017 में बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दी गई थी। तो जो SC/ST है, इंदिरा साहनी में क्या कहा गया? न्यायालय ने यह कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति पर ही होगा, ना कि प्रमोशन पर। तो आरक्षण कहाँ पर मिलेगा आपको? यदि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब। अब आप सोच रहे हो कि हमारा प्रमोशन हो, उसमें भी हमको आरक्षण चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद एक जजमेंट आता है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर 2021, ठीक है। तो डिस्पाइट द इंदिरा साहनी रूलिंग, देयर हैव बीन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ मैनी स्टेट टू ब्रीच द रूल बाय वे ऑफ एक्सपांडिंग द रिजर्वेशन कवरेज। कई सारे स्टेट 50% वाली जो लिमिट है उसको पार कर रहे हैं, ठीक है। 27% ओबीसी हो गया, कुछ परसेंट इसमें एससी का भी हो गया, प्लस जनरल का भी कुछ हो गया, और कई लोग तो सबको मिलाकर के 50%, 60%, 70%, 80% तक रिजर्वेशन कर दे रहे हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। खास करके हम महाराष्ट्र वाला केस था ये, ठीक है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या काम करा था, वहाँ की जो मराठा जाति है, मराठा समुदाय है, उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया था। उनको जैसे ही आरक्षण दिया गया तो जो 50% की जो सीमा है उसको वो क्रॉस कर गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि 50% को रिजर्वेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको सही ठहराया था 50% की सीमा को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मराठा जाति है, आखिर आप उसको किस आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है। क्या वो इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई है जिसके कारण आप आरक्षण दे रहे हो? तो 2018 का जो एक्ट लाया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, और 2019 में उन्होंने रिजर्वेशन देना चालू कर दिया था मराठा कम्युनिटी को। कितना परसेंट? 12% रिजर्वेशन फॉर मराठास इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और 13% रिजर्वेशन दे रहे थे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिस्पेक्टिवली में। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ऐसे की स्थिति ही नहीं बन रही है जिसके कारण आप मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दो और आपकी जो सीलिंग वाली 50% रिजर्वेशन है उसको पार कर सको। अगली न्यूज़ हम देखने वाले आसियान से रिलेटेड है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, शॉर्टकट में आसियान। हिंदी में कहें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन होता है। कैसा संगठन? ये सेक्टोरल संगठन जिसको हम बोलते हैं, क्षेत्रीय संगठन होता है, जो उसकी एशिया पैसिफिक के जो उपनिवेशी राष्ट्र थे, इनके बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को हम आसियान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 8 अगस्त को हम मनाते हैं आसियान, ठीक है। सदस्य राष्ट्र इसके कितने हैं? सदस्य राष्ट्र हैं इसके टोटल 10। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इसके ये सदस्य राष्ट्र हैं। उत्पत्ति की बात करें तो 1967 में आसियान घोषणा पत्र, जिसको हम बैंकॉक घोषणा बोलते हैं, संस्थापक देशों ने सिग्नेचर करे थे। यहाँ से आसियान की स्थापना होती है, ठीक है। उस टाइम में कौन कौन लोग थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। फिर 1990 के दशक में
1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता बढ़ गई थी। ब्रुनोई 1984 में शामिल हुआ, 95 में वियतनाम आया, 97 में म्यांमार और 99 में कंबोडिया शामिल हुआ। फिर 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौता किया था। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय का आयोजन किया गया। फिर 2007 में क्या होता, सेबू घोषणा 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए की गई। 2008 में क्या होता, आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते हुए। आसियान समुदाय का शुभारंभ होता है 2015 से। इसके 3 स्तंभ बताए जाते हैं: आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसमें कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि आसियान शिखर सम्मेलन, ये कब कब होता है, साल में 2 बार इसकी बैठक होती है। तो आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है, ठीक है, नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। शिखर सम्मेलन आसियान की नीति और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करता है, ठीक है। बैठक होती साल में 2 बार। न्यूज़ में बताया जा रहा, म्यांमार के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, आसियान की मीटिंग में वो शामिल नहीं होंगे। न्यू दिल्ली कॉट बिटवीन इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इंगेजिंग विथ मिलिट्री जुंटा एंड इंडियाज आउन टाइज विथ इट्स नेबर। नई दिल्ली कैसी स्थिति में है, इंटरनेशनल प्रेशर की स्थिति में है, ठीक है, इंगेजिंग विथ मिलिट्री जुंटा एंड इंडियाज आउन टाइज विथ नेबरिंग कंट्री।